हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की क्लास 9th का हम एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर पीटी 1 2026-27 का है एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ये पेपर जो है हमारी न्यू टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक कावेरी उस पर बेस्ड है ये। देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर, क्या ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है, इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। यहाँ पर जो है बच्चों सबसे पहले बताया गया है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो 40 रहेंगे, टाइम जो रहेगा वो 1 ऑवर 30 मिनट्स रहेगा। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है वो क्या है कि फर्स्ट है आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपने क्या करना है सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट रीडिंग 10 मार्क्स, सेकंड पार्ट जो रहेगा राइटिंग ग्रामर ये 10 मार्क्स और सी पार्ट जो है लिटरेचर का है वो रहेगा 20 मार्क्स। लिटरेचर जो हमारी बुक से संबंधित है, कावेरी से संबंधित। यहाँ लिखा है कि ऑल द आंसर मस्ट बी करेक्टली नंबर्ड एज इन द क्वेश्चन पेपर एंड रिटन इन द आंसर शीट प्रोवाइडेड टू यू। जो आपको आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपने क्वेश्चन नंबर लिखना है अच्छे से, ऐसा नहीं कि भाई आप आगे पीछे करके क्वेश्चनों के आंसर दो। एंश्योर दैट क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन ऑल टुगेदर, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। आप जो है हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, जो उसके बारे में बताया गया वो पहले पढ़ना है, देन आफ्टर यू हैव टू राइट द आंसर। सो फर्स्ट सेक्शन दैट इज रीडिंग पार्ट, 10 मार्क्स। क्वेश्चन फर्स्ट है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके, यहाँ लिखा है कि पैसेज को आप पढ़िए और जो है आंसर देना है, ठीक है। पैसेज में क्या बताया गया कि इंडिया इज करंटली एक्सपीरियंसिंग अ मेजर शिफ्ट इन द इट्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एज इट मूव्स टुवर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो यहाँ बताया गया है कि जो इंडिया है करंटली मेजर शिफ्ट कर रहा है किस सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, किस तरीके का कि वो जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनकी तरफ जो है अपने आप को मूव कर रहा है, ठीक है, मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। जो ईवी की जो दुनिया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसमें जो है धीरे-धीरे अपने आप को इंडिया शिफ्ट कर रहा है। गवर्नमेंट के अनुसार क्या लिखा है कि द गवर्नमेंट हैज़ सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव 30% ईवी पेनिट्रेशन फॉर प्राइवेट सेक्टर, 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल और प्राइवेट सेक्टर नहीं प्राइवेट कार्स है बच्चे, एंड 80% फॉर 2 एंड 3 व्हीलर्स बाय द ईयर ऑफ 2030। यहाँ ये कहा है कि सरकार का एक टारगेट है, ठीक है? ये लिखा ना एम्बिशियस जो है टारगेट क्या है? एम्बिशियस का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है? महत्वपूर्ण टारगेट है। किस तरीके का? पेनिट्रेशन फॉर प्राइवेट कार्स कि ईवी में जो है भारत प्रवेश, पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रवेश करना चाहता है कि चाहता है कि 2030 तक इंडिया में 30% जो है ईवी कार्स हों, 70% कमर्शियल व्हीकल हों और 80% जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स हो बाय द ईयर ऑफ 2030। दिस पुश इज प्राइमरली driven by the urgent need to reduce urban air pollution and lower time country on crude oil import। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर, कच्चे तेल पर जो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो और जो अर्बन एयर पोल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो एग्जांपल है बेस्ट वो है दिल्ली एनसीआर, है ना? दिल्ली एनसीआर इज द बिगेस्ट एग्जांपल, है ना? तो इस इन दोनों को कम करना है। पहले तो क्या है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम हो, पहली बात। दूसरी बात एयर पोल्यूशन कम हो, ठीक है। हाउएवर हालांकि डेटा क्या कहता है, डेटा फ्रॉम recent consumers surveys highlights a few major roadblock to widespread EV adoption। अब यहाँ बताया कि कुछ जो है कंज्यूमर सर्वे में हाईलाइट
हाई कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड रीजन बिहाइंड इट क्या बताया कि जो लिथियम आयन की जो बैटरीज बनती है वो क्या है, उनकी कॉस्ट जो है ज्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलते हैं बच्चों वो लिथियम की बैटरीज से चलते हैं और लिथियम की बैटरी चार्ज होती है तब ईवी चलती है। तो यहाँ यही बताया गया कि भाई सेकंड जो रीजन है वो है कि कॉस्ट, पहली थी सर्विस या चार्जिंग स्टेशन की, दूसरी कॉस्ट। अब आगे क्या है, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस environmental analysts point out that long-term running cost of an EV is significantly lower। अब ये कह रहे हैं environmentals के जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म में जो ईवी की जो कॉस्ट है, लॉन्ग टर्म रनिंग कॉस्ट है, वो किससे कम है, पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों से। ड्राइविंग अ पेट्रोल कार cost approximately 27 to 9 per किलोमीटर। यहां बच्चों 27 नहीं पाएगा, 2 पाएगा, 2 to 9 पर किलोमीटर, वेयर एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कोस्ट जस्ट 1 to 1.5 पर किलोमीटर। यहां देखो जो एनवायरमेंटल एनालिसिस करने वाले हैं, एनालिसिस्ट होते हैं जो, उनका कहना है कि एक जो पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं उसकी कॉस्ट पड़ती है 2 रुपए से 9 रुपए पर किलोमीटर, जबकि ईवी कोई गाड़ी चलाता है तो उसको कॉस्ट पड़ती है 1 रुपया से 1.5 रुपीज पर किलोमीटर। As battery prices fall and local manufacturing increase, experts predict that the initial cost gap will lose by 2028, making EVs the preferred choice for regular commuters। अब यहाँ ये कहा गया है कि यदि दाम कम होते हैं किसके, ईवी की बैटरीज के, ठीक है, और लोकल मैन्युफैक्चर इंक्रीज, तो इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट का गैप है वो कम होगा, कब तक, 2028 तक, और लोग जो है प्रेफर करेंगे ईवीज को एज ए लोकल कम्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते क्या क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्वेश्चन ये है कि पैसेज के अनुसार ये बताना है कि प्राइमरी फैक्टर कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हाई अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हम यहां कहेंगे कि द एक्सपेंसिव एरोडायनामिक इंजन, एरोडायनामिक डिजाइन ऑफ द व्हीकल, कि भाई यहां बताया गया कि जो ईवी होती है उसका जो एरोडायनामिक डिजाइन है वो बहुत महंगा है। अब पैसेज की बात करें तो बच्चों इस बारे में कहीं बात नहीं कहेगी कि भाई गाड़ी का जो एरोडायनामिक डिजाइन है वो महंगा, ये नहीं बताया गया। बताया यह गया कि द हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, ये रीजन है। देखिए यहां दिया गया है कि इस लाइन में आप देखेंगे कि यहां ये लिखा है कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज की वजह से क्या होता है कि जो कार जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, यानी इनिशियल परचेज कॉस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, हायर है क्योंकि लिथियम की जो बैटरीज हैं वो थोड़ी सी महंगी आती हैं। तो इसका आंसर होगा बी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशंस टू ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप इन इंडिया। देखो हमने देखा था कि ईवी जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो बताए गए थे इंडिया में लगभग 12,000, और पेट्रोल पंप जो बताए गए थे वो लगभग बताए गए थे 85,000। तो ये है इनका रेशो। ठीक है, अब इनको यदि हम डिवाइड करें तो लगभग ये हो जाएगा हमारा 30 से 30 डिवाइड हो गई और बच जाएगा 12 रेशो 85। इसको भी यदि हम आगे डिवाइड करें तो लगभग देखेंगे, इसको सीधा डायरेक्ट 12 से डिवाइड करो, 12 वन जा 12 और 12 7 जा 84 होता है। तो 84 यदि हम माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं 7 पेट्रोल पंप के ऊपर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन है। ठीक है, तो रेशो हमें बता रहा है 1:7। ठीक है, तो रेशो है ईवी चार्जिंग स्टेशन का और ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप का 1:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म रेंज एंजाइटी एज यूज्ड इन सेकंड पैराग्राफ। हम कह सकते हैं कि रेंज एंजाइटी की बात की है तो द स्ट्रेस ऑफ ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट को ड्राइवर नहीं,
ये कहीं बात नहीं कही गई है कि भाई विदाउट को ड्राइवर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसका स्ट्रेस होता है, ये नहीं है। द फियर ऑफ व्हीकल्स बैटरी डाइंग बिफोर फाइंडिंग अ चार्जिंग पॉइंट, यही बात है कि लोगों को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ईवी है वो चार्जिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले डेड ना हो जाए बैटरी, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो 12,000 ही ईवी चार्जिंग स्टेशन है। यदि हमारी गाड़ी में पेट्रोल पंप पेट्रोल कम होता है तो नियर बाय हम पेट्रोल पंप ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी इन इंडिया बच्चों नियर बाय विलेज, है ना, नियर टाउन अभी चार्जिंग स्टेशन नहीं बने, और जो बने भी हैं तो उनकी हालत थोड़ी सी ऐसे ही है बस। ठीक है, तो दैट इज वाई जो है लोग डरते हैं कि पता नहीं चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फियर है उनके अंदर कि कहीं रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि बैटरी डेड हो जाए। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑपरेशनल इकोनॉमिक ऑफ ओनिंग एन ईवी कंपेयर टू पेट्रोल कार। ठीक है, पेट्रोल कार को ईवी से कंपेयर करने के बारे में नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्या क्या देखो। ईवीज आर चीपर टू बाय बट सिग्निफिकेंटली मोर एक्सपेंसिव टू रन ओवर टाइम। ये बात नहीं कही गई है। देखो यहां बताया गया था पैसेज में कि एक लंबे समय तक यदि हम रखते हैं ईवी को तो उसकी कॉस्ट बल्कि जो है कम पड़ेगी, यहां बताया गया ना, ये रहा। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल कोस्ट जस्ट 1 to 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ईवी खरीदना जो है सस्ता है और उसको चलाना, उसके इंजन जो है उसको रन करना, ठीक है, वो महंगा पड़ेगा, ये नहीं होगा। बी है पेट्रोल कार्स आर चीपर टू रन पर किलोमीटर बिकॉज ऑफ एफिशिएंट इंजन। नहीं, यहां पर बताया गया था कि इसकी कॉस्ट जो पड़ती है 2 से 9 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी बात ठीक नहीं है। ठीक है, ईवीज ऑफर मैसिव लॉन्ग टर्म सेविंग, ये बात सही है कि ईवीज जो है लेने वाले व्यक्ति को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा बिकॉज उसका जो पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है। कितना बताया गया था ऊपर, लगभग लगभग ₹1 से लेकर 1.5 तक, इतना ही है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस बाय विच ईयर द इनिशियल कॉस्ट बैरियर बिटवीन वन ईवीज एंड कन्वेंशनल कार लाइकली डिसअपीयर। अच्छा, ये जो बताई गई थी वो बताई गई थी 2028। एक्सपर्ट का मानना था कि जो इनिशियल कॉस्ट है वो वन ईवी की कन्वेंशनल कार के मुकाबले वो 2028 तक डिसअपीयर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि state any one major target set by the Indian government for EV penetration by the year of 2030। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, तो यहां ये दिया गया। देखो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के 3 टारगेट क्या कि लिखा है द गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू अचीव 30% ईवी पेनिट्रेशन फॉर प्राइवेट कार्स। ये सारे टारगेट ही है, ये तीनों आप लिख सकते हैं। 70% फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड 80% फॉर 2 and 3 व्हीलर बाय द ईयर ऑफ 2030। ये पूरा का पूरा आंसर होगा कि गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि वह चाहती है कि 2030 तक, ठीक है, 30% प्राइवेट कार्स, 70% कमर्शियल व्हीकल, 80% जो है 2 और 3 व्हीलर जो है वो ईवी में उनको पेनिट्रेशन एंटर कराना है। ठीक है, ईवी सेक्टर में हम डिपेंड नहीं रहेंगे पेट्रोल और डीजल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन एनवायरमेंटल रीजन व्हाई द गवर्नमेंट इज पुशिंग द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हाँ, इसका हम लिखेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट ये चाहती है, वन एनवायरमेंटल रीजन यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि टू रिड्यूस, चाहती है क्या, टू रिड्यूस अर्बन एयर पोल्यूशन, है ना, टू रिड्यूस अर्बन एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक तो ये चाहती है और दूसरा ये है कि जो हम डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर वो कम हो। ठीक है, एक लिखनी थी तो हमने ये लिख दिया, दूसरी यदि लिखनी पड़े तो हम लिख सकते हैं कि भाई टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप्स आर करंटली ऑपरेशनल इन इंडिया। तो हम लिखेंगे कितने बताए गए थे ऊपर पैसेज में, 85,000 पेट्रोल पंप, तो हम यहां पर लिखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर 1 किलोमीटर।
अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ बात करें तो ऊपर बताया गया था 1 से लेकर ₹2 1.5 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट रहेगी। कहाँ है सर ये आप देखेंगे, ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस पॉइंट। ये रहा, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कोस्ट जस्ट 1 to 1.5 रुपीज पर किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 10. Name the specific type of battery that makes electric car more expensive to purchase. That is lithium ion batteries. Lithium ion batteries. Ion batteries. ठीक है, तो ये ईवी में यूज होती है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन। ओके, लिखा है यू आर प्रीति प्रमोद residing at Greenview Apartment, Pune. The rising prices of daily commodities have added to the problem of common man who is finding it difficult to meet his daily needs. Write a letter to the editor of National Daily in 100 to 120 words, voicing the problem you are facing because of this inflammation and requesting द कंसर्न अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर। ओके, यहाँ बच्चों बात की गई है कि आप जो है प्रमोद हैं, या यदि आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो प्रीति मानकर आप जो है एक जो है आप लेटर लिखेंगे किसी भी एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर में ना। और क्या करना है उसमें, आपने डिस्कस करना है कि जो डेली कमोडिटीज का जो प्राइस जो है डेली बढ़ रहा है, उससे कॉमन मैन को प्रॉब्लम हो रही है, उसको डिफिकल्टीज हो रही है कि वो डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। आपने आवाज उठाते हुए प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि आप इन्फ्लेशन महंगाई से किस प्रकार परेशान है, और जो है लेटर में ये भी लिखे कि कंसर्न अथॉरिटी इस मैटर को जो है देखे और जो है थोड़ी बहुत राहत जो है आम आदमी को मिले। सेकंड है, यदि आपको ये नहीं लिखना तो सेकंड आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर प्रभु कुमार और पार्वती ऑफ 17E रविदास रोड कोची, राइट अ लेटर इन 120 वर्ड्स द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द नॉइसेस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन द सिटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, ड्रॉइंग अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू द प्रॉब्लम। आपने क्या करना है कि एक लेटर लिखना है एक एडिटर को, जिसमें आपने डिस्कस करना है कि आपके गांव में शहर में लाउड स्पीकर की वजह से बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है और डिस्टरबेंस हो रही है, बच्चे जो है एग्जामिनेशन टाइम में तैयारी नहीं कर पाते, उनका ध्यान भटक रहा है। इसको आपने किसी अथॉरिटी को भी जो है लेटर के थ्रू आपने अथॉरिटी तक ये बात अपनी पहुंचानी है। तो चलिए इन सभी के हम एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार जो है इन ग्रामर के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम पैसेज सोल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बच्चों एक जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए ऑलवेज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो वाटर है वो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाती है तो बच्चों वहां पर हमेशा बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव द पेशेंट, क्या हो गया, जब तक डॉक्टर आया, इसका मतलब है जब तक डॉक्टर आया। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव कि आया उससे पहले घटना हो चुकी है। द पेशेंट हैड पास्ड अवे, ठीक है, द पेशेंट हैड पास्ड, पेशेंट जो है मरीज जो है मर चुका है। ठीक, तो ये घटना डॉक्टर के आने से पहले हो गई है। ठीक है, डॉक्टर आया नहीं है, आने से पहले ही, जब तक आया है ना, यहां है आया और घटना क्या होगी, कंप्लीट हो गई कोई भी जो इंसिडेंट होना था। ठीक है, तो पेशेंट जो है मर चुका है, हैड पास्ड। ठीक, तो यहां हो जाएगा सी ऑप्शन। आई डैश माई ओल्ड स्कूल फ्रेंड यस्टरडे एट द मार्केट। ठीक है, कल की बात है, ये पास्ट की बात है ना। मीट की सेकंड फॉर्म यूज होगी मैट, तो पास्ट फॉर्म क्या होती है मीट की, मैट, तो हम लिखेंगे आई मैट। गॉट इट, यस्टरडे आ गया,
तो yesterday कल की बात है, तो हम इसमें लिखेंगे I met। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ है, आइडेंटिफाई द एरर इन ईच सेंटेंस। ओके, माई ग्रैंड मदर इज लिविंग इन द एंसेस्ट्रल हाउस सिंस 1950। देखो जब भी सिंस आता है तो यहाँ पर इज लिविंग नहीं आएगा, यहाँ पर है इज लिविंग है इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ आएगा ये जो है बच्चों, ये दिखा रहा है सेंटेंस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे माई मदर हैज बीन लिविंग, ये जो लिखा इज लिविंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखना है, हमें लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है टुमारो एट दिस टाइम आई विल सिट इन माई एग्जामिनेशन हॉल। तो विल सिट नहीं आएगा, इनकरेक्ट ये है, हम लिखेंगे यहां पर विल बी सिटिंग, आने वाली समय की बात है ना। एट दिस टाइम कल, इसी समय, कल इसी समय, आई विल बी सिटिंग, आई विल सिट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आई विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रामर पोर्शन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइटिंग सेक्शन एंड दैट इज अवर जो है लेटर, है ना, लेटर लिखना है हमने, या तो हमें लिखना है प्राइस राइजिंग प्राइस ऑफ डेली कम्युनिटीज को सोल्व करने के लिए, या फिर हमें जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू लाउड स्पीकर उसको हमने बताते हुए न्यूज़पेपर का एडिटर है उसको हमने ये लेटर लिखकर इस प्रॉब्लम से अवेयर करना। चलिए देखते हैं इसका क्या कुछ आंसर। फर्स्ट इज लेटर टू एडिटर। हम पहले एड्रेस लिखेंगे, हम कहाँ रहते हैं, ग्रीन व्यू अपार्टमेंट पुणे, आज की डेट लिखें 3 जुलाई, द एडिटर नेशनल हेराल्ड। यहाँ पर आप जरूरी नहीं है कि द नेशनल हेराल्ड लिखे, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर आप द हिंदू भी लिख सकते हो, या फिर आपका और जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पसंद करते हैं वो लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या रहेगा, राइजिंग प्राइस ऑफ डेली कमोडिटीज कॉजिंग डिस्ट्रेस ऑफ अ कॉमन मैन, कि भाई जो हर रोज ये प्राइस बढ़ रहा है डेली कमोडिटीज का, वो एक कॉमन मैन के लिए डिस्ट्रेस का कारण बन रहा है। ठीक है, डियर सर और मैडम, थ्रू योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन of the concerned authorities to the continuous rise in the prices of daily essential commodities, कि हम जो है आपके अखबार के थ्रू, जो आपका जो इतना स्टीम न्यूज़पेपर है उसके थ्रू हम क्या चाहते हैं कि जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका ध्यान जो है हम किस पर लाना चाहते हैं कि जो डेली जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनका प्राइस जो है राइज हो रहा है। आगे हम लिखेंगे इन रिसेंट मंथ्स इन्फ्लेशन हैज बिकम ए ह्यूज प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई एक ह्यूज प्रॉब्लम बन गई है। द प्राइस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज सच एज household groceries, cooking gas, milk and seasonal fruits and vegetables are increasing every day. People with fixed monthly salaries are struggling to manage their home budgets and are facing a lot of financial stress. So जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, वो क्या है कि उनकी सैलरी फिक्स है, स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने होम बजट को। क्यों? क्योंकि डे टू डे क्या हो रहा है, हाउस होल्ड ग्रोसरीज, कुकिंग गैस, मिल्क, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनसे क्या है कि इनके दाम बढ़ रहे हैं और इस प्रॉब्लम के कारण वे फाइनेंशियली स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड द प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, चेक अनफेयर प्राइस, कि कोई अनफेयर प्राइस दिखता है तो उसको आप चेक कीजिए, एंड टेक स्टेप्स टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ दीज नेसेसिटी गुड्स, और जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप भी लीजिए सो दैट कि क्या हो कि जो ये नेसेसरी आइटम्स हैं डेली यूज की, इनके प्राइस जो है कंट्रोल किए जा सके। योर सिंसियरली प्रीति और प्रमोद। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो बच्चों आप ये लिख सकते हैं कि जो नॉइस हो रहा है किसकी वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से अनरिस्ट्रिक्टेड जो यूज हो रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि लोग बिना वजह से ही क्या करते हैं, लाउड स्पीकर जोर जोर से बजाते रहते हैं। ठीक है, और वो खासकर तब प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आप ये भी आप एड्रेस में ये लिखेंगे कि 17E रविदास रोड कोची, पहले आप जो है अपना घर का एड्रेस देंगे, फिर आप जो है किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर को आप यहाँ लिखेंगे। थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग द अटेंशन ऑफ म्युनिसिपल authorities and police authorities to the big problem caused by loud noise from loudspeaker in our city.
Right now, students are preparing for their periodic test 1 examinations. Various local events, religious gatherings, and commercial promotion are blasting music at high volume late into the night. This continuous noise pollution makes it impossible for students to concentrate on their studies or get proper sleep, directly impacting their performance and mental health. अब जो ये नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बिग प्रॉब्लम क्या है, नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम लाउड स्पीकर। ये स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि अभी PT1 के पेपर चल रहे हैं और आप देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं, चाहे मैरिज फंक्शन है, रिलीजियस गैदरिंग है, कई बार तो कमर्शियल प्रमोशन वाले भी बहुत ज्यादा तेज आवाज में लेट नाइट तक भी जो है अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से इम्पॉसिबल हो गया है बच्चों को स्टडी में कंसंट्रेट करना, और प्रॉपर स्लीप भी नहीं ले पा रहे। फिर क्या है, इससे दो चीजें हो रही हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस, जो स्कूल की जो परफॉर्मेंस है, क्लासरूम परफॉर्मेंस, उसको भी जो है उस पर भी इम्पैक्ट डाल रही है, और उनकी मेंटली हेल्थ पर भी। अब हम लिखेंगे देयरफॉर देयर आर रूल्स अगेंस्ट यूजिंग लाउड म्यूजिक लेट एट नाइट। अब हमें पता है कि नॉर्मली सी बात है कि इन सिटी क्या है कि बाय 10 PM जो है सब बंद हो जाना चाहिए, जो भी लाउड नॉइस करते हैं, ठीक है, जैसे म्यूजिक हो गया, डीजे वगैरह है, उसको बंद हो जाना चाहिए। बट सम पीपल क्या करते हैं, वो जानबूझकर देर रात तक ये काम करते रहते हैं, ठीक है, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग दैम, वे रूल को फॉलो नहीं करते हैं। आई रिक्वेस्ट द लोकल पुलिस एंड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एंड बैन द यूज ऑफ आउटडोर लाउड स्पीकर कंप्लीटली ड्यूरिंग एग्जाम सीजन। यू आर सिंसियरली प्रभु कुमार एंड पार्वती। तो आपने बताना है कि जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज है, पुलिस है, लोकल पुलिस, वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और क्या है कि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम जो है आउटडोर लाउड स्पीकर को कंप्लीट बैन कर दे, ठीक है, सो दैट कि बच्चे जो है अच्छे से पेपर की तैयारी कर पाए, और एक जो है उनका माइंड भी हेल्दी रहे, परफॉर्मेंस अच्छी हो, अच्छी स्लीप भी ले पाए। सो ये थे बच्चों हमारे बात करें लेटर, दोनों हमने लिख दिए हैं। अब चलते हैं कि पेपर में नेक्स्ट क्या दिया। अब सेक्शन सी, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, 20 मार्क्स, क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर ब्रीफली। ओके, द सेक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, ये जो बच्चों हमारी पोएम है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में, उसी से रिलेटेड है। उसमें लिखा है एक पोएम में कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं और उपनिषद है, वो हमारे हैं, क्योंकि उन्होंने देश दुनिया में जो है अपने ज्ञान से लोगों को जीवन को रोशन किया, लोगों की जीवन शैली को बदला, और उनके समान इस दुनिया में कोई नहीं है। What scriptures else the name with them, और इनके समान दुनिया की कोई भी स्क्रिप्चर है ना, ऐसी कोई लिपि नहीं है जो हमारे वेदों में और जो उपनिषदों में लिखी है। द सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, और जो सनी गोल्डन लैंड है वो भी हमारी है। सनी गोल्डन लैंड क्यों कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है जब भी फसल का सीजन होता है, फसल पक जाती है, और पकने के बाद फसल गोल्डन कलर की हो जाती है, और ऐसा लगता है कि पूरी लैंड पर किसी ने जो है गोल्ड जो है बिछा दिया है, इसलिए यहाँ पर सनी गोल्डन लैंड कहा है अर्थ को। सी इज पियरलेस, यहाँ लिखा है कि जो हमारी जो भारत माता है, भारत भूमि है, ठीक है, भारत भूमि या लैंड कहिए, है ना, वो सी इज पियरलेस, पियरलेस मतलब उसके समान कोई नहीं है, वो अपने आप में अद्भुत है, अनोखी है। पियरलेस का मतलब होता है यूनिक, ठीक है, यूनिक है, वो अद्भुत है, उसका कंपेयर किसी के साथ नहीं हो सकता। आइए ऐसी भारत माता को हम क्या करें, उसकी प्रेज करें, प्रशंसा करें। ये एक जो है पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसमें से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। द फ्रेज व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम सजेस्ट, कि यहाँ लिखा है कि व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, तो हम लिखेंगे द पोएट इज अनफैमिलियर विद द स्क्रिप्चर्स ऑफ अदर ट्रेडिशन। कवि जो है, इस पोएम का जो पोएट है सुब्रमण्यम जी, वो कहते हैं कि जो उपनिषदा है वो क्या है, वो उपनिषदा जो है बाकी जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं देश दुनिया में, उनसे अलग है और उनसे ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पर दूसरे देशों से बेटर बताया है। ये नहीं कि दूसरे देशों की ट्रेडिशन की जो स्क्रिप्चर्स उनको नहीं जानते, नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी की प्रशंसा ज्यादा की गई है। द उपनिषदस आर सो सिग्निफिकेंट दैट नो अदर स्क्रिप्चर कैन बी कंपेयर्ड, हमारे जो उपनिषद हैं उनका
किसी भी अलग देश की जो स्क्रिप्चर है उसकी साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, व्हाट डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ भारत एज पियरलेस। पियरलेस मीन्स क्या है, तो हम यहां लिखेंगे कि पियरलेस मीन्स है कि इट हम लिखेंगे इट मीन्स दैट क्या भारत इज अनमैच्ड। भारत जो है अनमैच्ड है, यूनिक है, हम ऊपर बात कर चुके हैं, और किसी भी देश के साथ इसकी कंपैरिजन करना गलत होगा। ठीक है, यूनिक है एंड हैज नो इक्वल। भारत देश के समान जो है इन द एंटायर वर्ल्ड कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये हम इसका आंसर लिखेंगे, एंटायर वर्ल्ड कोई भी इसके बराबर नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इफेक्ट डज द फ्रेज लेट्स प्रेज हर हैव ऑन द रीडर। इट मींस कि जो रीडर है उसके ऊपर ये जो फ्रेज दी गई है लेट्स प्रेज हर, उसका क्या इफेक्ट होगा। सी, जो बच्चे ये पोयम है भारत आवर लैंड, ये एक पैट्रियोटिज्म बेस्ड पोयम है। तो जब रीडर इस पोएम को पढ़ेगा, पोइट ने इसमें ढेर सारे वर्ड ऐसे दिए हैं कि जिससे किसी भी रीडर में सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, या फिर जो है अपनी भारत भूमि के प्रति, मदरलैंड के प्रति उसमें रिस्पेक्ट आएगी। ठीक है, तो ये सब बातें इस फ्रेज की वजह से उभर कर इस कविता में आती है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जो ये पोएम है, इसकी जो फ्रेज है तो ये क्या करती है, हम लिखेंगे द फ्रेज वो करती है invokes a sense of patriotism और and respect for the motherland। और अपनी देश की जो धरती है, अपनी जन्म भूमि है, उसके प्रति रेस्पेक्ट भी ये फ्रेज जो है इन्वोक करती है। चलिए नेक्स्ट है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट मीन्स हैविंग नो इक्वल। हैविंग नो इक्वल के लिए एक फ्रेज वर्ड यूज हुआ है पोएम में, दैट इज पियरलेस। तो ये हम लिखेंगे आंसर में पियरलेस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। ये जो बच्चों लेसन है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, उसमें से है, जिसमें जो ग्रैंड मदर है वो अपनी पोती को बताती है कि जब मैं आपकी तरह ही यंग थी, मेरी माता जो है जल्दी ही चल बसी थी। और लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर। लुक आफ्टर एक बच्चों फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू टेक केयर, कि मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही व्यस्त आदमी थे, हालांकि उन्होंने क्या कर लिया, दूसरी शादी भी कर ली थी। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसीडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल, और उस समय में जो है लड़कियों के लिए एजुकेशन को मतलब ज्यादा कंसीडर नहीं किया। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, दादी कहती है कि मैं कभी स्कूल ही नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मैं जल्दी ही मेरी शादी हो गई थी और मेरे बच्चे हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और दादी बता रही है कि बाद में मेरे पोता पोती हो गए और मैं उसी में ही खुश हूँ, किसमें, कुकिंग में, और अपने बच्चों को, पोते पोतियों को खाना वाना खिलाने में। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और कह रही थी अब मुझे पछतावा होता है, रिग्रेट लगता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। ठीक है, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल। दादी कहती है कि मैंने तब से श्योर किया कि मैं नहीं गई लेकिन मेरे बच्चे और मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल में जरूर जाए। ये है बच्चों पैसेज। अब क्वेश्चन देखते क्या क्या थी। वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट गो टू स्कूल, क्यों नहीं गई स्कूल में। सी डिड नॉट लाइक लर्निंग, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं गई थी, क्योंकि उस समय में जब दादी छोटी उम्र की थी, एक बच्ची ही थी, लड़की ही थी, लगभग 8-10 साल की, 12 साल की, तो उस समय पर गर्ल्स के लिए जो है एजुकेशन एक एसेंशियल जो है नहीं माना जाता था। ठीक है, कंसीडर नहीं किया जाता था। तो यही आंसर हो जाएगा, पीपल डिड नॉट कंसीडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल एट दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिग्रेट मींस इन द पैसेज। रिग्रेट का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर पछतावा करना। ठीक है, फीलिंग ऑफ सैडनेस। ठीक, तो हम लिखेंगे रिग्रेट मींस, हम लिखेंगे रिग्रेट मींस
क्या? अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, है ना, किसी चीज को लेकर पछतावा करना। और हो सकता है कि भाई सैडनेस हो या डिसअपॉइंटमेंट हो, तो हम लिखेंगे रिग्रेट मीन्स फीलिंग ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। हु टुक केयर ऑफ ग्रैंड मदर आफ्टर हर मदर डेथ? किसी ने भी नहीं की। वाई आई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि जो ग्रैंड मदर का जो फादर थे वो एक बिजी मैन थे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, माँ नहीं रही थी, तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था और जल्दी ही उनकी शादी भी कर दी गई थी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि आफ्टर हर मदर्स डेथ, दादी बताती कि उनकी माँ की डेथ के बाद नो बडी टुक केयर ऑफ हर इफेक्टिवली, किसी ने उनकी जो है ज्यादा देख रेख नहीं की। एज, और ये लिख दिया कि भाई उनकी माता गुजर गई थी, बल्कि उनके फादर ने दूसरी शादी और कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्रोट द ग्रैंड मदर हैप्पीनेस लेटर इन लाइफ? दादी के चेहरे पर बाद में खुशी किस वजह से आई? कुकिंग एंड फीडिंग हर ग्रैंड चिल्ड्रन, गोइंग टू स्कूल, रीडिंग नॉवेल्स, ट्रैवलिंग टू काशी। काशी तो गई ही नहीं, उनकी इच्छा थी कि वो काशी जाए लेकिन जा नहीं पाई थी, ठीक है। गोइंग टू स्कूल, स्कूल भी नहीं गई, बल्कि बाद में खाना बनाकर अपने पोता पोती को खाना खिलाकर ही उनके मन जो जीवन में बाद में खुशी आई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। शी मेड श्योर हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, तो ऊपर पैसेज में लिखा गया था कि उसने क्या किया? शी मेड श्योर दैट कि माई ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, तो सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम लिखेंगे स्टडीड वेल। ये हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में क्या दिया गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड। व्हाई डिड ग्रैंड मदर फील सो हेल्पलेस व्हेन हर ग्रैंड डॉटर वेंट टू अटेंड अ मैरिज? कि जो दादी है, दादी हेल्पलेस क्यों महसूस कर रही थी जब उनकी जो पोती थी, ग्रैंड डॉटर थी, वो शादी अटेंड करने चली गई थी। रीजन ये रहा था कि बच्चों आपको पता ही है कि एक काशी यात्रा जो है नोबल पर बेस्ड एक मैगजीन आती थी, जिसको वो लड़की है पढ़ के सुनाती थी दादी, और फिर दादी अपनी सहेलियों को आगे का एपिसोड सुनाती थी। जब लड़की शादी में चली गई तो उसके लिए कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, मैगजीन पढ़ने वाला था नहीं, और जो है दादी अपनी दोस्तों को आगे की कहानी नहीं सुना पाई, तो दादी हेल्पलेस फील करने लग गई थी, ठीक है। एक बार बच्चों हम थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं डायरेक्ट, फिर हम सभी के आंसर डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि आपने क्या क्या आंसर फ्रेम करना है। व्हाई डिड ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ ग्रैंड डॉटर दो सी वाज ए चाइल्ड? देखिए दादी जब पढ़ना लिखना सीख गई थी तो उसने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छुए थे। क्यों छुए? जबकि वो तो एक बहुत छोटी थी, अब दादी बड़ी है ना, ओल्ड एज है ना, और ये तो चाइल्ड ही है, छोटे बच्चे के पैर छुए दादी। देखो यहाँ पर दादी जो है वो उस लड़की को एक छोटा बच्चा नहीं देख रही है, सी इज हर टीचर, है ना, क्योंकि उसने उसको पढ़ना सिखाया है। और हमारे बच्चों इंडियन कल्चर में क्या है कि कोई भी हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है, कुछ हमें सिखाता है, तो हमारे लिए वो एक गुरु के समान है। और हमारी परंपरा में क्या होता है कि गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके पैर छुए जाते हैं, ठीक है। सो शी वाज नॉट अ चाइल्ड, शी वाज अ टीचर फॉर हर ग्रैंड मदर, दैट इज वाई हर जो है द ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम? तो हम लिखेंगे कि सुब्रमण्यम भारती वाज द सुब्रमण्यम भारती इज द पोइट ऑफ द पोएम भारत अवर लैंड। व्हाट डज ही एक्सप्रेस? पोएम में उन्होंने अपनी जो मदरलैंड है भारत, उसकी भूरी भूरी मतलब प्रशंसा की है, प्रेज किया है उसको, और जो है जो हमारे यहाँ कल्चर है, यहाँ की जो ट्रेडिशन है, उनके बारे में बहुत सारी बातें पोएम में बताई। व्हाट रोल डज ट्रेडिशन प्ले इन द स्टोरी द पॉट मेकर? देखिए ट्रेडिशन क्या है कि कई बारी हमारे जो ट्रेडिशन है, परंपराएं हैं, वो हमारे जो लाइफ है उसके सामने जो है आमने सामने की स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटिला जो है वो पॉट मेकर बनना चाहती थी, अरेनला चाहती है कि उसकी बेटी जो है वो वेविंग का काम सीखे,
अक्सर लड़कियों को यही काम दिया जाता है कि गांव देहात में कि लड़कियां अपना सिलाई का काम सीख ले और जो है बस, जबकि सेंटिला चाहती कि वह पॉट मेकिंग करे। तो माँ के मन में है कि लड़कियां सिर्फ कढ़ाई बुनाई सिलाई ही कर सकती हैं, लेकिन सेंटिला कुछ हटके करना चाहती थी, ट्रेडिशन से हटके। तो इससे क्या होता है कि कई बारी टकराव की स्थिति भी आ जाती है ना। ट्रेडिशन जो है हमारे, वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। लेकिन हमने अब हम बच्चों एक मॉडर्न एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, एआई का टाइम है, तो हम ट्रेडिशन से चिपके रह नहीं सकते, ठीक है। तो हमें अपने ट्रेडिशन को छोड़कर कुछ आगे बढ़ना चाहिए। Why does the Arenla want Centilla to learn weaving instead of pot making? तो इसमें हम कहेंगे कि अरेनला का मानना था कि पॉट मेकिंग जो है बहुत ही मतलब मैसी वर्क है और इसमें लेबर वर्क बहुत ज्यादा होता है, और इसका जो रिवॉर्ड मिलता है जस्ट सम मनी, ठीक है, वो ये मानती थी। बट उसका दूसरा मानना है कि जो सिलाई सीखना है उससे क्या है कि पैसे तो अच्छे मिलते ही हैं। सेकंड थिंग, घर परिवार के लिए फ्री में कपड़े सिल जाते हैं। थर्ड थिंग ये थी कि जो वीविंग है, सिलाई का काम करना है, वो इन ऑल सीजन चलता ही रहता है, थ्रू आउट द ईयर, एंड इंडोर वर्क है, जबकि पॉट मेकिंग आउटडोर है, महीनों की मेहनत लगती है। कई बार पॉट मेकिंग के दौरान जो प्रोसेस होती है उसमें मटके खराब भी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कहती है कि भाई वेविंग जो है वो जो है इजी वर्क है। चलिए अब इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर, फाइनल आंसर देख लेते हैं क्या कुछ है। सो हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज सी वॉज इलिटरेट एंड कुड नॉट रीड द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी मैगजीन काशी यात्रे ऑन हर ओन। पढ़ी लिखी थी नहीं दादी, और वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो लेटेस्ट एपिसोड जो था उसको पढ़ नहीं पाई। विद हर ग्रैंड डॉटर अवे सी फेल्ट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू नो द स्टोरी। जैसे ही उसकी बेटी मैरिज फंक्शन को अटेंड करने गई तो उसको लगा कि दादी तो कंप्लीटली डिपेंड हो गई है दूसरों के ऊपर। दैट इज वाई जो है दादी हेल्पलेस फील कर रही थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, हम अब क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर देखेंगे। सी जैसे सेकंड का आंसर है, सी टच्ड हर ग्रैंड डॉटर्स फीट एज अ रिमार्क ऑफ रिस्पेक्ट नॉट टू चाइल्ड बट अ टीचर। एज अ रिस्पेक्ट, है ना, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट उसने, दादी ने पैर छुए थे, उसने चाइल्ड नहीं देखा बल्कि उस छोटी लड़की के अंदर एक टीचर को देखा। हर ग्रैंड डॉटर हैड सक्सेसफुली टॉट हर टू रीड अल्फाबेट्स मेकिंग हर इंडिपेंडेंट। और लड़की ने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया, इसीलिए उसने पैर छुए। थर्ड क्वेश्चन है, द पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ही एक्सप्रेसेस immense patriotic pride, praising India's unmatched physical beauty, ancient spiritual wisdom like Upanishads, and heroic heritage. So this is the answer of the third question. Now, fourth question, tradition acts as both as culture anchor and rigid boundary। देखिए कई बार जो है हमारे जो ट्रेडिशन है वो रिजिड बाउंड्री भी बन जाते हैं, ठीक है ना। इट प्रिजर्व्स एंशियंट पोट्री स्किल अक्रॉस जनरेशन, but it is also create social pressure on individual to follow family occupations instead of choosing her own path। कई बार क्या होता है कि जो ट्रेडिशन है वो एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट कर देते हैं, सो दैट कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन आए वो अपने ही जो घर का काम है, जो उसके दादा दादी माता पिता फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को ही चूज करे। तो ये एक सोशल प्रेशर भी हो जाता है, ठीक है, जो कि स्टोरी में भी दिखाया गया। बट सेंटिला कुछ हटके करना चाहती थी, ठीक है, और उसने लास्ट में करके भी दिखाया। वाई डज अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग? इसका रीजन ये था, अरेनला वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज शी कैन मेक मोर मनी besides providing clothes for family. Weaving is not messy like pot making and can be done indoor in all season. So that is why she wants Scintilla to learn weaving instead of pot making. Now question है, 8th क्वेश्चन है, और ये बच्चों 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। Question first, I am independent. Based on this statement of grandmother, write a paragraph on the topic education can make one independent. अब दादी ने कहा था स्टोरी के एंड में कि अब मैं जो है पढ़ना लिखना सीख गई हूँ, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं। क्यों? क्योंकि दादी के जीवन में जब से एजुकेशन एंटर हुई है, शिक्षा ने जब से प्रवेश किया है, तो दादी पढ़ना लिखना सीख गई है, इसी वजह से वह डिपेंड नहीं रहती किसी पर, किसी के पास जो है मैगजीन लेकर नहीं जाती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इंडिपेंडेंट। इन द स्टोरी द ग्रैंड मदर फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज द शी कुड नॉट रीड। स्टार्टिंग में वो पढ़ नहीं सकती थी, but she had to depend on her granddaughter to know the story of her favorite magazine काशी यात्रे। काशी यात्रे जो थी
उसका एपिसोड आता था मैगजीन में, तो उसके लिए वो अपनी पोती पर डिपेंड रहती थी। दिस शोज दैट विदाउट एजुकेशन अ पर्सन फील्स इनकम्प्लीट एंड हेल्पलेस। ये जो डिपेंडेंसी है दादी की अपनी पोती के ऊपर, ग्रैंड डॉटर के ऊपर, ये दर्शाती है कि विदाउट एजुकेशन कोई भी व्यक्ति जो है इनकम्प्लीट और हेल्पलेस है। गॉट इट? नाउ व्हेन शी फाइनली लर्न टू रीड अल्फाबेट्स, जैसे ही दादी को अल्फाबेट्स पढ़ने आ गए, शी बिकेम सेल्फ रिलियंट, और जो है दादी जो है अब आत्मनिर्भर हो गई। सेल्फ रिलियंट मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। इट मीन्स वेयर वी लर्न टू रीड एंड राइट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन अदर्स फॉर स्मॉल थिंग्स। तो ये दिखाता है कि जब हम पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं तो हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। एजुकेशन गिव्स अस द पावर टू रीड विद कॉन्फिडेंस। एजुकेशन ही है जो हमें पावर देती है कि हम कॉन्फिडेंट होकर पढ़ पाए एंड मेक अस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। और वो एजुकेशन जब हम प्राप्त करते हैं तो हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ टर्न गोज टू सेकंड। सेंटिला डिजायर टू लर्न पॉट मेकिंग गोज अगेंस्ट हर मदर्स विशेस। तो जो सेंटिला थी उसकी डिजायर थी पॉट मेकिंग, वो अपनी माता की इच्छा के अगेंस्ट चली गई। हो सकता है बच्चों, देखो ये जो स्टोरी है द पॉट मेकिंग, ये हमें भी बच्चों इंस्पायर करती है कि कई बारी क्या होता है, हम फादर और मदर के प्रेशर में आकर फादर और मदर के प्रेशर में आकर उनका ही कोई एक ड्रीम हम अचीव करते हुए पीछे दौड़ पड़ते हैं, और जो हमारा ओन ड्रीम होता है उसको हम भूल जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फादर मदर कहते हैं कि नहीं आपने नीट निकालना है ना, AI, जेई का एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो या फिर आपने और कोई बड़ा काम करना है, ठीक। तो नहीं, देखो बच्चों, कई बारी क्या होता है कि हमें अपने ड्रीम के लिए मदर फादर के ड्रीम के अगेंस्ट जाना भी पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ड्रीम है, हमें उसमें खुशी मिलती है। हम एक अच्छे डॉक्टर क्या पता बन ना पाए, नीट क्लियर हो जाएगा, प्रेशर में रहेंगे, स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, और हम अपने ड्रीम जो हमने कभी सोचा था उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, उसमें भी हम ऐसे रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता बच्चों कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, बल्कि फादर मदर से कंसल्ट करें, औरों की सहायता लें, और जो है अपने पैशन को, अपने ड्रीम को शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से आपका ड्रीम जो है माता पिता के ड्रीम से ठीक है, ठीक है। यदि उनको वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं आप जो है फिर उनको गाइड कर सकते हैं, फिर से गाइड करें। क्योंकि बेसिक पॉइंट यही है कि फादर मदर डरते हैं, हमारी सोसाइटी में फियर है, फोबिया है कि बच्चे जो ड्रीम जो है सोच रहे हैं, क्या पता उसमें कोई आगे स्कोप हो या ना हो, ठीक है, परेशान ना हो। कोई फादर मदर ये नहीं चाहता बच्चों की हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो, ठीक है, दैट इज वाई वो अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन फिर भी हमने उनको सलाह देने, कंसल्ट विद योर पेरेंट्स, है ना। स्टोरी में यही दिखाया गया कि एनालाइज हाउ सेंटिलाज परसिस्टेंस रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल कॉलिंग एंड पेरेंटल इंसिस्टेंस, कि भाई किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है पर्सनल चॉइस और पेरेंट्स की तरफ से। इन द स्टोरी पॉट मेकर सेंटिला हैज अ डीप पैशन फॉर पॉट मेकिंग। आपने स्टोरी पढ़ी ही होगी तो आप देख पाएंगे कि जो पॉट मेकिंग की प्रोसेस के लिए सेंटिला में डीप पैशन है, वो छुप छुप कर जो है पॉट मेकिंग सीखती भी है ना। बट हर मदर wants her to learn weaving because her mother think weaving is better than pot making, because pot making takes months of hard labor for just few rupees and it is very messy. Weaving is clean, done indoor in all season, takes less time and give a handsome income। ये बातें सारी लेसन में भी बताई गई है कि भाई जो वीविंग है, जो है टेलरिंग का जो काम है वो बहुत ही अच्छा है, हैंडसम रिटर्न मिलती है। हाउएवर सेंटिला डज नॉट गिव अप। जो सेंटिला है वो हार नहीं मानती है। हर स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंस शोज दैट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन अ चाइल्ड्स ट्रू इनर ड्रीम एंड पेरेंट्स स्ट्रिक्ट रूल्स। और ये जो उसकी जो परसिस्टेंस है वो यही दिखाती है कि वो अपनी माँ के कहने के बावजूद भी गांव में जो पॉट मेकिंग के लिए बहुत फेमस पर्सन है, व्यक्ति है, उसके पास जाती है, चोरी छिपे ही सही जाती है, लेकिन और सीखती है, ठीक है, और अपने ड्रीम को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करती, ठीक। बाय प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, वो सीक्रेटली प्रैक्टिस करती है। सेंटिला प्रूव्स दैट एन इंडिविजुअल्स लव फॉर देयर टैलेंट कैन विन ओवर पेरेंटल प्रेशर एंड ट्रेडिशनल बाउंड्री। अब यहाँ बात है कि प्रैक्टिस, यहाँ लिखा ना प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली, सीक्रेटली आप जो गुप्त तरीके से अभ्यास करते रहो, खूब सारे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस ही हमें प्रूव करके दिखाएगी
क्या कि यदि कोई व्यक्ति अपने ड्रीम से, इंडिविजुअल ड्रीम से प्यार करता है और उसको अचीव करने का हर संभव प्रयास करता है, तो वह अपने टैलेंट को दिखा सकता है और टैलेंट के दम पर अपने ड्रीम को पूरा कर सकता है। ठीक है, और जो है जो पेरेंटल प्रेशर रहता है उससे भी पार पा सकता है ना। विन ओवर द पेरेंटल प्रेशर एंड ट्रेडिशनल बाउंड्री, जो समाज की जो ट्रेडिशंस हैं, जो बाउंड्रीज हैं गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, उनसे पार पा सकता है। ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन इज प्रैक्टिस। ठीक है, लव योर पैशन, है ना, ऐसे लिखा है एक जगह मैंने देखा था कि लव योर ड्रीम, है ना, लव योर ड्रीम, डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, है ना, अपने ड्रीम से प्यार करिए और बस डू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सीक्रेटली, है ना, आप जो है गुप्त तरीके से प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए। द डे विल कम वेरी सून, है ना, और बहुत जल्द वो दिन आएगा कि यू विल अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, जो कि सेंटिला ने एट द एंड ऑफ द स्टोरी करके दिखाया। वो एक जो है पोर्ट मेकर बनी। सो दिस इज ऑल अबाउट द PT1 ऑफ क्लास 9 and subject is already we had discussed all the question answer। इंग्लिश जो है सब्जेक्ट का पेपर है। आई होप कि बच्चों ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को खूब लाइक कीजिए। बच्चों आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बनता है, आपका एक सब्सक्राइब, आप वीडियो जरूर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दिस इज नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो एंड नॉट यू। जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्त को भी कहिए कि इसको और ज्यादा शेयर करें, आप भी शेयर करें, लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग वीडियोस। बच्चों वन मोर इन्फॉर्मेशन, हम जो है प्ले लिस्ट में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि प्ले लिस्ट में ऑलरेडी हिंदी, साइंस, SST, मैथ्स के पेपर डाल दिए हैं। अब ये इंग्लिश का है तो आप सभी को देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।